नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। साथियों, इस वर्ष का बजट जो है बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत कर दिया गया है, वो 3 मार्च को। तो आज हम बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसको कि उप मुख्यमंत्री जो कि साथ ही वित्त मंत्री भी है सम्राट चौधरी ने 3 मार्च को बिहार विधानमंडल में इस बजट को प्रस्तुत किया। यह बजट जो है राज्य के समग्र विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचों के सुधार पर केंद्रित है। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं पर गहराई से नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। दरअसल बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना होता है जिसमें सरकार की अपनी आय को इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत रहता है। इसे सरकार की आय व्यय का अनुमान भी कहा जा सकता है। बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, साथ ही विकास को बढ़ावा देना और जनता के कल्याण के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। तो अब हम समझते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है कि बजट को कब लाया गया। तो 3 मार्च 2025 को बजट को लाया गया। कहाँ लाया गया? बिहार विधानमंडल में लाया गया। तो फिर दूसरा है कि बजट को किसने लाया, किसने प्रस्तुत किया। तो वो है सम्राट चौधरी। ये कौन है? ये वित्त मंत्री भी हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल जो है 2002 यानी संविधान में बजट के विषय में क्या कहा गया है। दरअसल संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो है इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो अनुच्छेद 202 में कहा गया है। अनुच्छेद 202 में तो ये जो है राज्य से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में कहा गया है। वहीं अगर देखें केंद्र के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण का किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो अनुच्छेद 112 में। तो ये था संवैधानिक प्रावधान। अब हम देखते हैं कि बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसके स्लोगन के रूप में कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित है यह स्लोगन। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बिहार राज्य के वर्तमान में नीतीश कुमार जी, उनके विचारधारा से प्रेरित है न्याय के साथ विकास, ये स्लोगन। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्लोगन आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब हम बजट के संबंध में कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 3 से 4 मार्क्स अवश्य ही बजट से मिल जाएंगे। तो अब इसके प्रमुख बिंदुओं में पहला है कि बजट का कुल आकार और वृद्धि। ये अगर हम इस हेडिंग के थ्रू हम समझें तो उसमें पहला है कि बजट का कुल आवंटन कितना है, यानी कि कितने करोड़ रुपए का इस बार का बजट था। तो ये था, अगर रुपये में देखें तो ये था 3,16,895 करोड़ रुपया। अगर एग्जैक्ट हम इसको देखें तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए। मोटा मोटी अगर कहीं लिखा जाए, अगर ये आंकड़ा ना देकर मोटा मोटी दें तो आप याद रखेंगे 3,17,000 करोड़ लगभग में इतना बजट का आकार था। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार के बजट में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो वो है 38,169 करोड़ रुपए। कितने की? 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। तो पिछले वर्ष का बजट कितना था? तो 2,78,726 करोड़ ये पिछले वार्षिक वित्तीय वर्ष का बजट था, जिसमें कि प्रतिशत में देखें तो 13.7% की वृद्धि इस बार के बजट में की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये तो आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, ये आप इसको याद रख लेंगे। इस बार के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब देखें कि 2005 और 6 के वित्तीय वर्ष के तुलना में इस बार के बजट में कितने गुने की वृद्धि की गई। तो वो था 15 गुना की वृद्धि की गई इस बार के बजट में। 2005-6 जो है ये आधार वर्ष जो है, इस वर्ष की तुलना में इस बार 15 गुने की वृद्धि की गई इस बार के बजट में। अब हम देखते हैं कि बजट में जो है प्रमुख क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, साथ में संयोजना 2,
तो इस क्षेत्र में कितने कितने रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, तो 60,954 करोड़ रुपया इतना जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया गया है। मतलब ये सर्वाधिक राशि जो है इस बार शिक्षा के क्षेत्र में, तो इतना है 60,954 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट का 19.23% है। अगर पिछले बजट में देखें तो उससे जो है 14% की वृद्धि कर इतना बजट का जो है यानी 60,954 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने जा रहे हैं सरकार। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो 20,335 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट का 6.42% है, और पिछले वर्ष का तुलना अगर करें तो इसमें 12% की वृद्धि की गई है। अगर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देखें तो 16,193 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट का 5.11% होता है, और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 10% की वृद्धि की गई है। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो 13,484 करोड़ रुपया इस बार खर्च होने जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पैनल, ये सब जो स्थापित किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो है उसमें खर्च किया जा रहा है 13,484 करोड़ रुपया। इसी में जो भागलपुर में थर्मल पावर स्थापित करने जा रहा है और भी जगह जो थर्मल पावर स्थापित किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो है 13,484 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है सरकार, जो कि कुल बजट का 4.25% होता है, और साथ ही यह 11% की पिछले वर्ष की वृद्धि के साथ इतनी राशि होती है। अब 7 निश्चय योजना का जो फेज 2 है उसमें जो है सरकार 5,972 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो कि कुल बजट का 1.88% है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि की गई है इसमें। अब हम समझते हैं कि 7 निश्चय योजना जो है मतलब है क्या। दरअसल ये सरकार का एक निश्चय है कि इस क्षेत्र में सरकार अपना जो है इम्प्रूवमेंट करेगी। तो 7 निश्चय योजना 1 भी कुछ होता होगा। तो 7 निश्चय योजना 1 जो है 2015 में लाया गया था। कब? 2015 में 7 निश्चय योजना 1 लाया गया था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले 7 निश्चय योजना 1 कब लाया गया, तो 2015 में। और 7 निश्चय योजना 2 जो है इसका सेकेंड फेज जो है वो 2020 में लाया गया। कब लाया गया? 2020 में। तो इस योजना में जो था मुख्यतः था बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, हर गांव में पक्की सड़क और जल निकासी व्यवस्था हो, नए तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हो। ये सब जो था कुछ सरकार के बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर निश्चय किए गए थे। तो वो था 7 निश्चय योजना 2। आइए साथियों अब कुछ और आंकड़ों को देख लेते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप हेडिंग डालेंगे वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक संकेतक, जिसमें कि पहला है कि सरकार की कुल आय या प्राप्तियां कितनी रहेगी इस बार, कितना रहने का अनुमान है। आय और प्राप्ति क्या हो गया, सरकार टैक्स के माध्यम से कितनी राशि की उगाही करने वाली है। तो वो उसका जो आंकड़ा है वो 3,17,094.63 करोड़ रुपए इतना आय की प्राप्ति का अनुमान है। और कुल व्यय की बात कर लें तो 3,16,895.2 करोड़ रुपए, जो कि इस बार का बजट है। इतना ही तो बजट रहा है इस बार का, 3,16,895.2 करोड़ रुपए। तो इतना ही व्यय करेगी। तो व्यय में अगर याद रखें तो जितना बजट है 3,16,895.2 करोड़ रुपए, और आय की बात करें 3,17,094.63 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं राजस्व अधिशेष, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। तो वो इस बार जो है, उससे पहले हम समझते हैं कि राजस्व अधिशेष होता क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है जब सरकार की राजस्व प्राप्ति यानी राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक हो जाए तो उसको राजस्व अधिशेष कहेंगे। तो बिहार सरकार जो है राजस्व अधिशेष को मेंटेन रखती है, यह राज्य की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। तो राजस्व अधिशेष कितना रहने वाला है इस बार, तो 8,831.18 करोड़ रुपए, 8,831.18 करोड़ रुपए। रेवेन्यू सरप्लस जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तौर पे देखें तो 0.80% रहने वाला है। वहीं राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको जो निकाला जाता है कुल व्यय में कुल राजस्व प्राप्ति को माइनस कर दिया जाता है। राजस्व मतलब कुल राजस्व में बिना ऋण के, मतलब राजकोषीय घाटा जो होता है जब सरकार की कमाई टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसकी खर्च की गई राशि से कम होती है,
तो उसे पूरा करने के लिए सरकार जो है ऋण लेती है, जिसको फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डिफिसिट कैसे निकालते हैं? तो फिस्कल डिफिसिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कि कुल व्यय में कुल राजस्व को माइनस कर देते हैं। तो ये बिना ऋण के, इसमें ऋण को ऐड नहीं किया जाता है, यानी जो कर्ज लिए जाते हैं उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है? कुल व्यय में कुल राजस्व को माइनस कर देते हैं, जिसमें ऋण को ऐड नहीं किया जाता है, तो उससे राजकोषीय घाटा निकल जाता है। तो इस बार का राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है? 32,718.30 करोड़ रुपए। और इसको फिस्कल डिफिसिट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तौर पे देखें तो 2.98% रहने का अनुमान है। ये जो 2.98% है, जो FRBM सीमा है, उसका कहा गया कि FRBM के द्वारा कि 3% आपका फिस्कल डिफिसिट रह सकता है, उसके भीतर रह सकता है, तो उसका यह कहीं ना कहीं पालन किया गया है। 2.98% है, जो 3 से कम है, तो उसका कहीं ना कहीं पालन किया गया है। अब FRBM का अगर कोई पूछ ले एब्रिविएशन, तो उसका होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये आंकड़ा, साथ ही ये आंकड़ा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ अन्य हेडिंग के माध्यम से जानेंगे कि इस बजट में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और इसके अंत में, वीडियो के अंत में मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या इस बजट में पहल की गई है सरकार के द्वारा। इसमें पहला है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या पहल की गई है। तो महिला हाट की स्थापना करना, पिंक बस सेवा, पिंक शौचालय और कन्या विवाह मंडप। महिला हाट क्या है? दरअसल पटना में जो है महिला हाट की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाएं अपने उत्पादों को लेकर जाएंगी और बेच सकेंगी, जिससे कि उसके आय में वृद्धि होगी। दूसरा है पिंक बस सेवा। ये क्या है? यह एक विशेष प्रकार का बस सेवा है, जिसमें चालक के रूप में ही महिला होगी और कंडक्टर के रूप में भी महिला ही होंगी। इससे क्या होगा? उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तीसरा है पिंक शौचालय। ये क्या है? तो प्रत्येक जिला में पिंक शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इसके लिए यह संकल्पना लाई गई है। और चौथा है कन्या विवाह मंडप। इसका क्या मतलब है? मतलब सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी, जिससे क्या होगा? गरीब परिवारों को विवाह आयोजन में सहायता मिलेगी। अब अगला बिंदु देख लेते हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ लाया गया है। तो पहला है कैंसर अस्पताल की स्थापना। बेगूसराय में नए कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा? तो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकेगी, आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तीसरा है छात्रवृत्ति में वृद्धि। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा को छात्रों के लिए जो है मासिक छात्रवृत्ति में 1000 से उसको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। तो 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया, यानी 2 गुना कर दिया गया पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए। अगला है रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में क्या क्या किया गया है। तो रोजगार सृजन के लिए क्या किया गया है? अलग अलग विभागों के माध्यम से रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्या होगा? युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। अब महिलाओं के कौशल विकास के लिए क्या कहा गया है कि पर्यटन एवं परिवहन, जो घूमने फिरने वाला इलाका होता है, फिर जो यातायात का साधन होता है, उस क्षेत्र में जो है महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अगला है परिवहन में महिलाओं को 33% का आरक्षण। ये आप याद रखिएगा, कितने परसेंट का? 33% का। किस क्षेत्र में? परिवहन के क्षेत्र में। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सड़क परिवहन निगम जो है बिहार SRTC, बिहार SRTC, राज्य
सड़क परिवहन निगम, जिसमें है महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। अब अगला है परिवहन एवं कनेक्टिविटी। इसमें क्या कहा गया है कि महिला बस सेवा शुरू की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा, जिससे कि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो। जैसे कि पिछले सरकार जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, उन्होंने महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर रखा था, तो उसी कंसेप्ट पर कहीं ना कहीं ये सेवा शुरू करने की योजना इस बजट में कही गई है। अगला है पूर्णिया में हवाई अड्डा। पूर्णिया जो है ये बिहार के इस क्षेत्र में पड़ता है। ये अगर पूरब मान लें, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूर्णिया यहाँ पड़ता है तकरीबन पूरब में बिहार के। तो यहाँ जो है नए हवाई अड्डे की स्थापना की बात, हवाई अड्डा तो है ही, उसको 3 महीने में जो है उसको वहाँ से उड़ानें शुरू होने लगेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से अन्य राज्यों से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो बिहार के यातायात में कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं हवाई जहाज़ की जो यात्रा है वो शिथिल पड़ी हुई है, तो उसको 3 महीने के अंदर चालू किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य हवाई अड्डों जैसे कि राजगीर, भागलपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज और रक्सौल में अन्य 3 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इससे भी यातायात में सुविधा होगी। तो रक्सौल यहाँ पूर्वी चंपारण में पड़ता है, वहीं राजगीर को देख लें तो तकरीबन इसी के आसपास पड़ता है यहाँ पर, तो ये राजगीर हो गया। फिर सुल्तानगंज में देखें तो ये यहाँ भागलपुर जिला में सुल्तानगंज पड़ता है, और पूर्णिया यहाँ तकरीबन पूरब में। तो ये आप मैप पे याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। आइए अब अगला देखते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार की क्या पहल होने वाली है। तो उसमें पहला है मखाना बोर्ड की स्थापना। बिहार में जो होता है इस रीजन में, मिथिलांचल वाले रीजन में, तो मखाना का उत्पादन अधिक होता है। तो मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है। इससे यहाँ के किसानों को मखाना उत्पादन में लाभ मिलेगा। मखाना उत्पादन बोर्ड का मतलब एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जाएगा जो मखाना के बीज, उसके वृद्धि, इससे रिलेटेड रिसर्च करेगा, अच्छे अच्छे बीजों का उत्पादन करेगा। तो उसके लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। अगला है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो बिहार में जो है 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, यही पूर्णिया, भागलपुर और रक्सौल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा, राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है, मतलब हवाई अड्डा जो कि जिसका निर्माण जो है इकाई स्तर पे किया जाएगा, मतलब ज़मीन लिया जाएगा, फिर अन्य अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, फिर हवाई पट्टी बनाया जाएगा, उसके बाद ATC का जो है ऑफिस बनाया जाएगा, जिससे कि वायु का जो है संचालन होता है। तो मतलब इकाई स्तर से जो काम शुरू होगा उसी को कहते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा लगा के ग्रीन कर दिया उसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नहीं कहेंगे, मतलब इकाई स्तर से जहाँ काम शुरू किया जाएगा उसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। तो 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना की जाएगी, भागलपुर के सुल्तानगंज में, पूर्णिया में तो है ही, राजगीर और रक्सौल में, ये 3 में, रक्सौल, राजगीर और भागलपुर के सुल्तानगंज में। अगला है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। इसमें क्या कहा गया है, मिथिलांचल क्षेत्र में जो है इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। इससे क्या होगा कि मिथिलांचल वाला रीजन जो है, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब जो है, शेखपुरा, हाजीपुर होते हुए ये सब जो रीजन है मिथिलांचल के क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है 50,000 हेक्टेयर भूमि जो है कम से कम वहाँ के खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये था मतलब बजट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो कुल राजस्व व्यय इस बार कितना रहने वाला है बिहार बजट में, तो 2.57 लाख करोड़ रुपए। तो राजस्व व्यय कितना रहने वाला है, 2.57 लाख करोड़। 2.57 लाख करोड़ रुपए इतना राजस्व व्यय रहने वाला है। तो कुल खर्च का राजस्व व्यय अगर प्रतिशत में पूछे तो कुल खर्च का
राजस्व व्यय कितना रहेगा इस बार प्रतिशत में अगर जान लें तो 79.52%। यह आपको आंकड़ा याद रखना है। इस बार का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य कितना रखा गया है तो 8800 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति अगर याद रखें तो राजस्व प्राप्ति याद रखें तो 8800 करोड़ रुपए, 8800 करोड़ रुपए। अगर 2025-26 में अगर बात करें तो बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों में विशेष बल दिया जाने वाला है तो आप याद रखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा, ये 3 क्षेत्रों में विशेष बल देने की बात कही गई है। वहीं हम देखें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर इस बार के बजट में कितना रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है तो 1000 रुपये। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 1000 करोड़ रुपए, आप याद रखेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 1000 रुपये। 2025-26 की योजना में जो है केंद्र कितना पैसा देगी तो 45,000 करोड़ रुपए। 2025-26 में केंद्र कितना देगी तो 45,000 करोड़ रुपए। ये आप आंकड़ा याद रखेंगे। 2025-26 में केंद्र सरकार कितना पैसा देगी तो 45,000 करोड़ रुपए। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2025-26 के बजट में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है तो पंचायती राज में 4012 करोड़ रुपए। पंचायती राज में कितना तो 4012 करोड़ रुपए, 4012 करोड़ रुपए पंचायती राज में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर नगर निकायों की बात की जाए तो 2160 करोड़ रुपए। कहाँ नगर निकाय की बात कही जाए तो 2160 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा तो शिक्षा विभाग में कितना 60,954 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग में कितना किया जाएगा 60,954 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग में। अगला क्वेश्चन है गृह विभाग में कितना खर्च किया जाएगा तो 17,831 करोड़ रुपए गृह विभाग में। बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। गृह विभाग में कितना 17,831 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास विभाग में कितना किया जाएगा तो 16,043 करोड़ रुपए, 16,043 करोड़ रुपए ग्रामीण विभाग में। कितना किया जाएगा ग्रामीण विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में तो 16,043 करोड़ रुपए। अगला है ऊर्जा विभाग में कितना किया जाएगा तो 13,484 करोड़ रुपए, 13,484 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग में कितना किया जाएगा 13,484 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कि पटना में लड़कियों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था इस बजट में की गई है तो वो कौन सी सुविधा है तो मोबाइल जिम की स्थापना करना। मोबाइल जिम मतलब ऐसा जिम जिसको यहाँ से वहाँ हस्तांतरित किया जा सके तो उसी को कहते हैं मोबाइल जिम की स्थापना। और हम देखे थे कि महिला हाट की स्थापना महिलाओं के लिए की जाएगी, लड़कियों के लिए क्या किया जाएगा मोबाइल जिम की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2025-26 में एमएसपी पर किन किन दालों को रखने का बात कहा गया है, खरीदने का बात कहा गया है तो उसमें है अरहर, मूंग और उड़द। अरहर, मूंग, उड़द। उड़द को बिहार में कलाई की दाल भी कहते हैं। तो एमएसपी पर किन किन दालों को खरीदने का लक्ष्य रखा गया है अरहर, मूंग और उड़द। अब अगला क्वेश्चन किन चीज़ों के भंडारण के लिए हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी तो उसमें है फल, सब्जी, अनाज, दाल, दूध और दूध के उत्पाद जो भी हैं उनके लिए हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलने की स्थापना कही गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार किस बीमारी के लिए एक सोसाइटी की स्थापना करेगी। बिहार सरकार किस बीमारी के लिए एक सोसाइटी की स्थापना करेगी तो वो है कैंसर जैसे बीमारी के लिए, जिसको बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 के बजट में जो है
प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की स्थापना की बात कही गई है। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की स्थापना की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किस मोड के तहत नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है या योजना बनाई है? तो उसमें है पीपीपी मॉडल। किस मॉडल पे? तो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो है हर मतलब ज़िले में ये जो है नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्थापना कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि एससी और एसटी जो है उनके एससी एसटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक में स्कॉलरशिप की राशि में क्या बदलाव किया गया? तो उसको जो है दोगुना कर दिया गया। एससी एसटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना कर दिया गया। अगला है, खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की जाएगी? तो उसमें है सभी प्रमंडलों में जो है खेल संरचना को बिल्ट किया जाएगा, मतलब हर जगह खेल से रिलेटेड जो भी संरचनाएं हैं उसका निर्माण किया जाएगा हर प्रमंडल में। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। तो ये था बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर तो दिला के ही जाएगा। आज के लिए बस इतना, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए रोचक वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।